नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में इकाई 4 देश के नाम संदेश इस इकाई का अध्ययन करेंगे। आज हम इस इकाई में देश के नाम जो संदेश दिया गया है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, जो कि एक वैज्ञानिक थे जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने ईमेल के माध्यम से देश के नागरिकों को नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन एक संदेश भेजा था कि क्या आप लोगों के पास देश के लिए 10 मिनट का टाइम है। इस संदेश में उन्होंने देशवासियों से देश अभिमान की भावना को उत्पन्न करने के लिए अपील की थी, ऐसी सीख दी थी जिससे हमें अपने देश पर गर्व महसूस हो। देखिए, संदेश यानी पत्र। पहले के ज़माने में पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए जानवरों का प्रयोग किया जाता था और पक्षियों का प्रयोग किया जाता था। आज तो दूरभाष, मोबाइल, ईमेल, तार, इन सभी के साथ संदेश को हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत ही पहुंचा देते हैं। फिर भी यहाँ पर पत्र का एक अद्भुत महत्व होता है। तो आज हम देश के नाम संदेश, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने हमें दिया था, वह क्या था, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, यह है मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मैसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा। दिनांक 24 दिसंबर 2011 को यह पत्र लिखा गया है। पत्र लिखने वाले ने अपने मित्र हर्ष से कहा है, प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तो जब भी पत्र लिखा जाता है तो पहले अपनी खैर खबर बताई जाती है और सामने वाले की भी अच्छी होगी ऐसी आशा की जाती है। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। खत यह पत्र का समानार्थी शब्द है, इसलिए खत को पत्र भी कहा जा सकता है। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेषित करना यानी भेजना। अब यहाँ संदेश दिया गया है। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है। यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना आपकी मर्जी। और इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, वह लोगों के बारे में क्या क्या उनकी धारणा है वह समझा रहे हैं कि आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, आप कहते हैं कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती है, आप कहते हैं कि फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में ही सबसे ख़राब है, चिट्ठी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती है। ये सब प्रजा यानी नागरिक लोग इन्हें कहते हैं। आप कहते हैं, कहते रहते हैं, कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? यानी आप सबको कहना तो चाहते हैं, पर आपने खुद ने इस बारे में क्या किया? अब राष्ट्रपति जी इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए, बराबर। मान लो कि आप ही स्वयं ही सिंगापुर जा रहे हैं। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, बराबर। आप वहाँ पर पहुँचे, आप वहाँ पर हवाई अड्डे पर उतरे। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। अब वहाँ पर आपने सिगरेट पी तो आप वहाँ पर डस्टबिन में फेंकते हैं, स्टोर में खाते भी नहीं हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है, यानी आपको वहाँ पर यह महसूस होता है कि हमने यहाँ पर कोई गलती तो नहीं कर दी। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स लगभग 60 रुपये दे चुके होते हैं। और अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी कर दी है तो टिकट को वापस से पंच कराना पड़ता है। लेकिन आप सिंगापुर में कुछ कहते नहीं हैं। कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना देश नहीं है। इसी तरह दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रमज़ान के दिनों में दिन में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यह अनिवार्य है कि उन्हें सभी को उपवास रखने होते हैं। इसके अलावा जिहाद में बिना सर ढके बाहर नहीं निकलते। यहाँ इसी प्रकार
वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं कर सकते। और पलटकर सिपाही से ये भी नहीं कह सकते कि जानता है तू मैं कौन हूँ। यहाँ तो हम ऐसा ही कहते हैं ना, ओए जानता है तू मुझे, मैं कौन हूँ। इस तरह की दादागिरी की जाती है, पर वहाँ आप ऐसी दादागिरी नहीं कर सकते। मैं फला हूँ और आप फला मेरा बाप है, ऐसा वहाँ पर नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते हैं। यहाँ पर तो नारियल का किक मारकर भी उड़ा दिया जाता है, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा टोक्यो में तो आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते। यहाँ पर तो चलते चलते ही सड़क पर पान की पीक थूक दी जाती है, कोई मना करता है? नहीं। बोस्टन में तो आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र भी नहीं खरीदते हैं। यहाँ पर सब कुछ होता है। तो डॉक्टर कलाम बीच में बात को रोकते हुए हमें याद दिला रहे हैं कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आप ही, यानी हम सभी इसमें आते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं, लेकिन अपने देश की व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, कागज़ के पुर्जे उछाल उछाल कर बाहर फेंक देते हैं। तो यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं, तो आप भारत में ऐसा क्यों नहीं करते हैं। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के महानगर पालिका आयुक्त तिनाइकर के हवाले से कहा कि अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकालते हैं और जहाँ तहाँ कुत्ते गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं। फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन को दोष देते हैं। वो कहते हैं कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। तो क्या ऐसी उम्मीद की जाती है कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और उनके कुत्ते को जब हाजत लगेगी तो एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो यह एक प्रकार की प्रणाली है जिसमें कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाती है। अब ऐसा बाहर के देशों में तो होता ही नहीं है, वो लोग तो कुत्ते को ट्रेनिंग देते हैं। और यहाँ ऐसा है कि कुत्ता लेकर निकल पड़े और जहाँ उसने मन किया वहाँ कर दिया, फिर गंदगी के लिए प्रशासन को दोष देना, ऐसा असंभव है। तो इस पर हमें दोष प्रशासन को नहीं, यह हमारी स्वयं की गलती है। यह राष्ट्रपति जी हमें समझा रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी खुद साफ करनी पड़ती है। और फिर शासन व्यवस्था के बारे में तो डॉक्टर कलाम ने ये भी कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं तो अपनी जितनी जिम्मेदारियां होती है वो सारी भी उन लोगों पर उलट कर आते हैं। हम आराम से बैठकर ये सोचते हैं कि अब हमारी सरकार हमारे नखरे उठाएगी। हम सोचते हैं कि हमारा अब सारा काम सरकार करेगी और हमारा फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज भी उठाकर हम कूड़े डाल में नहीं डालते। रेलवे भी हमारे लिए साफ़ सुथरे बाथरूम देगी और हम उसका ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। आज आप रेलवे में जाइए तो आपको वहाँ पर बाथरूम भी स्वच्छ नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसे खराब करने वाले भी हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं, लेकिन घर में इसका उल्टा ही करते हैं और बहाना तो क्या करते हैं कि पूरी व्यवस्था ही खराब है, यानी सारी गलती हम सरकार के ऊपर लाद देते हैं। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा, ऐसा सभी लोगों का मंतव्य होता है। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा कि इस व्यवस्था को कौन बदलेगा, यह व्यवस्था है किसकी। आप आसानी से कह देंगे कि व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। यानी आप अपनी गलती स्वयं नहीं स्वीकारते, अपनी गलती दूसरों के सिर पर थोप देते हैं। जहाँ कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच के घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होगा तो हम देश छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाते हैं, उनके गौरव का गुणगान करते हैं, उनकी व्यवस्था की प्रशंसा करते हैं, और जब वहाँ पर असुरक्षित भावना पैदा हो जाएगी तो हम इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो हम ऐसा सोचेंगे कि भारत सरकार हमें आकर बचा लेगी। तो हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर देश की व्यवस्था में अपना योगदान देने के लिए कोई नहीं सोच रहा है। क्या आपने यह सोचा कि आप पढ़ लिख कर क्या करेंगे?
सभी लोग यही सोचते हैं कि पढ़ लिख कर हम विदेश चले जाएंगे और दूसरे देशों का भला करेंगे। पर क्या आपने यह निर्णय लिया कि हम पढ़ लिख कर यहीं रहेंगे और हमारे देश का विकास करने में हम अपना योगदान देंगे? तो ऐसा ही कलाम हमें यहाँ समझा रहे हैं कि हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में कोई नहीं सोचता है। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर रहे हैं, यानी देशवासियों को उनके देश के प्रति अपना जो कर्तव्य उन्हें निभाना है उसके बारे में समझ दे रहे हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील देते हुए वे संदेश में कहते हैं कि अगर आप वाकई मेरे इस संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने और 10 साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। और यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा था। तो किरण ने इस ईमेल को अपने मित्र को प्रेषित किया। आशा करते हैं कि आप लोग भी इस ईमेल को पढ़कर इससे कुछ सीख लेंगे और अपने 10 मित्रों को इसे जरूर से भेजेंगे। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ते हैं। वाकई यानी यथार्थ या हकीकत में, रश्क यानी ईर्ष्या, जलन, रवैया यानी परिपाटी, तकरीबन यानी लगभग या प्राय, पुर्जे यानी मशीन के टुकड़े या अंश, मिसाल यानी उदाहरण, हिमाकत यानी मूर्खता या बेवकूफ़ी, झकझोरना यानी झटका देना या झंझोड़ना। तो मित्रों, आज हमने इकाई 4 मित्र के नाम संदेश, इस पाठ में डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के द्वारा भेजा गया ईमेल हमने पढ़ा, समझा। अब यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को भेजा और उसने इसे ईमेल भी किया। आप भी इसे अपने 10 मित्रों को जरूर से ईमेल करना। धन्यवाद।